सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल से प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे, जहां पर न सिर्फ गुज़िश्ता रोज़ बल्कि आज भी कुछ मंदी दिखाई दी है। इंडेक्स नीचे की तरफ गया, 146 पॉइंट्स की कमी आई है और अब 78,000 की जो एक साइकोलॉजिकल एक हद थी, एक लिमिट थी, उससे भी अब ये इंडेक्स इस वक्त नीचे आ चुका है। 77,771 पर आज क्लोजिंग इंडेक्स रहा मार्केट का। अब इसकी वजूहात हैं क्या, आखिर क्यों ये इंडेक्स मुसलसल गुज़िश्ता 2-3 रोज़ से नीचे की तरफ जा रहा है, जबकि बजट के बाद से हमने पिछले एक महीने में इस इंडेक्स को अच्छा खासा ऊपर जाते देखा था। एक ऐसा मौका भी आया था जब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बना, 80,000 और 81,000 की हद को भी इस इंडेक्स ने छुआ। लेकिन अब इस रिकवरी की क्या वजूहात हैं, ये करेक्शन मार्केट में क्यों आई है, इसकी वजूहात हम जानेंगे। ज़फ़र मोती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं कैपिटल से बात करेंगे। ज़फ़र साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये कोई वक्ती करेक्शन है इस वक्त जो मार्केट मुसलसल डाउनफॉल की तरफ जा रही है, ये वापस रिकवर करेगी या इसकी वजूहात हैं क्या जो इंडेक्स मुसलसल डाउन हो रहा है? देखिए, इसकी वजूहत ये है कि एक खौफ सा आ गया है मार्केट के अंदर, माइक्रो लेवल पर नहीं मैक्रो लेवल पर। अच्छा, ये पॉलिटिकल क्राइसिस सर उठा रहे हैं, उसकी वजह से घबराहट है। फिर ये स्ट्रेटेजिकली जो हम जिस जगह पर हमारा मुल्क है उसके चारों तरफ एक अफरा तफरी, एक मुश्किलात में घिरा हुआ एरिया है, वो एक वरी है। फिर जो मेन इंडस्ट्री के चलाने के पहिए है एनर्जी, यानी चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे पानी गिनो, चाहे आप उसका गैस गिने, वो सब बहुत तेजी से महंगे हो रहे हैं, तो फीजिबल नहीं रहते इंडस्ट्री चलाने के लिए। तो अभी जो प्रोटेस्ट हर जगह हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, एनर्जी के बारे में, अपना गैस के जो अभी सर्दियों के बिल आएंगे उसके बारे में एडवांस में आपको बता रहा हूँ, और ब्रेकडाउन है इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसने बिल्कुल तहस नहस कर दिया इकोनॉमी को। आज ही देखे ना, हमारी कैपिटल मार्केट के साथ ही सब होलसेल मार्केट है अजनास की, वो सब के सब परेशानी में, तकलीफ में आ गए हैं, और उन्होंने सब ने विदहोल्डिंग एजेंट बनने से इनकार कर दिया है एफडीआर का, और उन्होंने ये धमकी दे दी कि हमने शटर डाउन करना शुरू कर दिया, कराची और दूसरे शहर भी। तो ये हैं, ये हर इन्वेस्टर को घबराहट देंगे कि भाई श्रीलंका जिसकी करेंसी हमसे भी खराब हुई, वो अब रिकवरी पर आ गया। अच्छा, तो फिर भी बाकी सेक्टर्स के मुकाबले में स्टॉक एक्सचेंज तो इस लिहाज से भी बेहतर रहा कि कम से कम बजट में ये रिलीफ मिल गया कि कोई इजाफी टैक्सेस मार्केट पर नहीं लगे, वरना शायद सूरत हाल और ख़राब होती। फिर पॉलिसी रेट में भी पहले 1.5% और फिर अभी गुज़िश्ता 2 रोज़ पहले जो 1% की कमी हुई है, इसके बाद तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट होना चाहिए था मार्केट पर। देखिए, वो पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, वो आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, और आया। लेकिन उसके बाद जो ये नेगेटिव इम्पैक्ट है, इसने कैपिटल मार्केट को जरा हिला जुला दिया है, और बड़े बड़े इन्वेस्टर आहिस्ता आहिस्ता साइड लाइन हो रहे हैं। इसकी बड़ी वजह ही मैं जो अभी आपको बता रहा था कि 100 बेसिस पॉइंट भी, 150 बेसिस पॉइंट भी, अभी भी आपका इंटरेस्ट रेट मॉनेटरी पॉलिसी का इतना हाई है, और उसके बाद बैंक की सर्विस चार्जेस देकर वो फिर आप देखोगे कि वो 21% ही हो रहा है। अब आप मुझे 21-22% पर कौन सा इंडस्ट्री फीजिबल रहेगी जिसने कर्जा बहुत ज्यादा लिया हो, जो बोरोइंग पर चलती हो, जो बैंक के सब बैंकिंग से और क्रेडिट लाइन से चलती हो। आप ये, हम कई हमारे दोस्त हैं जो 1 अरब से लेकर 5 अरब तक सिर्फ सूद कीमत में बैंकों को अदा कर रहे हैं। अब उनके बाकी में नफा कहाँ रहेगा? तो यही वजह, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के कितने बड़े बड़े लोग आज हाफिज नईम के पीछे खड़े थे कि भाई हमारा तो एक्सपोर्ट खत्म हो गया, हम तो फीजेबल ही नहीं रहे। खुद टेक्सटाइल जायंट्स हैं, वो मुझे बताते हैं कि जब एक टी शर्ट बनती है वैल्यू एडेड, तो $1.70 की बनती है, वही बांग्लादेश में 96 सेंट से लेकर $1 की बनती है। आप कहाँ से कम्पीट करें? बिल्कुल सही। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया ज़फ़र मोती साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव कैपिटल सिक्योरिटी हमारे साथ मौजूद थे। और ज़ाहिर बता रहे थे कि स्टॉक मार्केट भी इस वक्त मुश्किलात का शिकार है, नेगेटिव इम्पैक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, और इसकी वजह महंगी होती बिजली, टैक्सेस की भरमार, और जो मुख्तलिफ इस वक्त एहतजाज और हड़ताल और मुजाहरे इस वक्त चल रहे हैं।
तो ये तमाम वजूहत हैं जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट डाउन हो रही है। लेकिन तमाम मिनिस्टर्स हमें इकोनॉमी की एक बिल्कुल मुख्तलिफ शक्ल दिखा रहे हैं। इसहाक डार साहब फिगर्स कोट कर रहे हैं कि पाकिस्तान पर अगर 130 अरब डॉलर का कर्जा है तो परेशान नहीं हो, इस हमारे मुल्क में बड़ी सलाहियत है और हम रिकवर कर जाएंगे। वज़ीर ख़जाना ये कह रहे हैं कि मुल्क माशी इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। अब इस माशी इस्तेहकाम की डेफिनेशन क्या है उनके नज़दीक? अता तारड़ साहब ये कह रहे हैं कि IPPs के मामले पर हम री नेगोशिएट करने पर गौर कर रहे हैं। अभी तक ये सिर्फ गौर ही चल रहा है, ये अमली तौर पर क्यों ये मामला शुरू नहीं हो पा रहा, और इस वक्त हमारी इकॉनमी कहाँ पर खड़ी है और आने वाले दिनों में मज़ीद बेहतरी आएगी या मज़ीद ख़राबी की तरफ जाएगी, इस पर हम बात करेंगे। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे माशियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। तो शाहिद साहब, जो इस वक्त सेक्टर्स का मुख्तलिफ हम हाल देख रहे हैं, जो इकॉनमी से जुड़े हुए हैं, कोई एहतजाज कर रहा है, कोई अपने मुतालबात लेकर ऐवान सदर जा रहा है, कोई वज़ीर आज़म से बात करना चाह रहा है, कोई इस वक्त सड़कों पर धरने दिए बैठा है, और जो मिनिस्टर्स हैं, जो कैबिनेट मेंबर्स हैं, वो सब अच्छा है कि रिपोर्ट दे रहे हैं, उनके नज़दीक सब बेहतर हो रहा है। ये जो माशी इस्तेहकाम होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है आपके नज़दीक? देखिए, बुनियादी बात ये है कि हम वज़ीरों के बयानात पर जाने के बजाय स्टेट बैंक के और हुकूमत पाकिस्तान के जो आदाद-ओ-शुमार पब्लिश्ड हैं उनको अगर आप देखें तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नज़र आता है कि पाकिस्तान की मईशत ज़बरदस्त मुश्किलात का शिकार है। कौन से मुआशी इस्तेहकाम की बात कर रहे हैं आप? 9 अरब डॉलर के रिजर्व पर आप कह रहे हैं जी ज़बरदस्त इजाफा हो गया, तो 12 अरब डॉलर तो 3 मुल्कों का डिपॉजिट आपके पास है जिसको आप रोल ओवर करा रहे हैं। तो ये तो ये है कहाँ दूसरी बात ये थी कि अगर आप 2.5% सालाना का शरह नमू लाना चाहते हैं इस साल, और आप कहते हैं कि जी 12% अफरात ज़र का हदफ है, यानी 5 गुना है, हालांकि ये कम से कम 16% रहेगा, तो ये क्या बात कर रहे हैं आप? मैं बुनियादी तौर पर आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत संगीन ख़तरात हैं मईशत को, और ये मैं बात जो कर रहा हूँ सिर्फ हुकूमत के आदद शुमार पर कर रहा हूँ और स्टेट बैंक के। मिसाल के तौर पर आप टैक्सों का लीजिए, FBR ने जो टैक्सों का हदफ रखा है इस साल का, हम प्रिज्यूम कर लेते हैं वो हासिल हो जाएगा अवाम को कुचल के। जो NFC अवार्ड के बाद रकम बचेगी, सूद की रकम उससे 4,200 अरब रुपया ज़्यादा है। सही। पहले कभी आप तसव्वुर कर सकते थे? चंद साल पहले काफ़ी रुपया बचता था, आपका 100 रुपये में 40 रुपये बच जाया करते थे। अब 4,200 अरब रुपये सूद ज़्यादा है। इसका मतलब ये कि पूरा मुल्क दिफा, तालीम, सेहत, हर चीज़ कर्ज़ों पर चल रही है। और अगर इतने ज़बरदस्त है तो क्या ये ख़तरा नहीं है कि आगे चल के हमसे ये कहा जाएगा कि खुदा न खास्ता आप अपने मुल्क के कर्जे भी रीशेड्यूल कर दें कुछ ना कुछ? वो तो खौफनाक बात होगी। अब आप बैरूनी कर्ज़ों पर आ जाइए जिसमें बहुत कर रहे हैं। मैं आपको सिर्फ ये रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ कि IMF से कर्जा मिल जाए, आलमी मालियाती इदारों से मिल जाए, उसके बाद 12 अरब डॉलर की आप रीप्रोफाइलिंग के लिए जाएंगे, उनको कहेंगे ऐसे करें, यानी अपनी गर्दन दूसरे हाथ को दें, फिर भी 2025 में हमने बैरूनी कर्जे अदा नहीं कर सकते। आपको याद होगा कि वज़ीर साहब ने बजट की तारीख आगे की थी, चाइना गए थे। क्यों गए थे? सरमाकारी के लिए नहीं गए थे। वो ये कह रहे थे कि जी जो हमने जो आपने हमें जो कर्जे दिए हैं उसको कुछ ना कुछ रीशेड्यूल कर दें। वो ये कहते हैं कि जी आपने 1.8 अरब डॉलर हमारी कंपनीज का मुनाफा नहीं दिया, वो एहतजाज कर रहे हैं। और आप ये कह रहे हैं कि जी वो तो हमने दिया है, नहीं दिया वो छोड़े हैं, वो कहाँ से देंगे? आपको जो हमने कर्जे दिए हैं जो हम नहीं अदा कर सकते उसको भी रीशेड्यूल करें। शायद अब ये जो इस वक्त जो एक बड़ा मसला IPPs की जो कैपेसिटी पेमेंट्स का आ रहा है, अब इस वक्त हम मुतालबात ये देख रहे हैं मुख्तलिफ सेक्टर से कि जो बिजली हम बना रहे हैं, जो कॉस्ट उसकी पड़ रही है, सिर्फ आप वही एक सारिफ से लें। अगर ये बिल फ़र्ज़ है हुकूमत के लिए इस वक्त तो प्रैक्टिकली शायद मुमकिन नहीं है, अगर हुकूमत मान लेती है तो फिर ये बिजली का निज़ाम हमारा क्या बेहतरी के साथ चल सकता है अगर हम सिर्फ कॉस्ट के मुताबिक ही पेमेंट अपने एक एंड कंज्यूमर से लें? फिर ये जो IPPs का एक खर्चा है ये कहाँ से पूरा होगा? भाई साहब, ये बड़ी पुरअसरार बात है, बहुत पुरअसरार बात है, मिस्टीरियस बात है। अच्छा, ये खेल क्या है मैं आपको बता दूं। देखिए, 1 मिनट के लिए, ये 94 में जो आपने माहदे किए थे 94 में 30 साल के लिए, उन्होंने बेशतर 2024 में ख़त्म हो रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, ये कैंपेन शुरू की एजाज गौहर साहब ने। आपके प्रोग्राम में बात होती थी कि आर्मी के चीफ ने कहा कि जी बिजली की चोरी रोकें, ये सब करें। उस वक्त तो एक लफ्ज़ उन्होंने नहीं कहा निगरां वज़ीर तिजारत की हैसियत से कि जी हम IPPs के मामला में घपला है, इसको ठीक करें। क्यों नहीं कहा? एक बात सोचने की बात है ना। बात क्या है कि आपके 80% तो आप इनमें से क्या लेना चाहते हैं भाई, जरूर करें।
एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे माशियात हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब, वक्त ज़ाय किए बगैर मैं सीधा सवाल आपकी तरफ ले आता हूँ कि IPPs की हम बात कर रहे थे और अब तो जो पाकिस्तानी मालकाना IPPs के जो कि इस हुकूमत में बहुत करीबी हैं हुकूमत के लोगों के, फिर माजी में भी हुकूमतें बनाने में उनका किरदार रहा, कैबिनेट मेंबर्स भी रहे, उन लोगों से आखिर बात करने में पुरानी हुकूमत के भी पर जलते थे, अभी वाली हुकूमत भी कोई इनिशिएटिव नहीं ले रही है, इसकी क्या वजूहत हैं? देखिए, पहले तो हम ये समझ लें कि हम इस मसले को इससे अचानक इतना उछाल क्यों रहे हैं। बुनियादी सवाल है इसलिए कि ये तो मसला 2018 में बहुत संगीन हो गया था। असल चीज़ बात ये थी कि जो 94 में एग्रीमेंट्स हुए थे 30 साल के लिए, बेशतर एक्सपायर हो चुके हैं। अच्छा। और मैंने तो कई साल से कह रहा हूँ कि आप ये सब हरकतें छोड़ें, इनका नाम ECL में डाल दें, जो पाकिस्तानी भाई हैं इनका नाम ECL में डाल दें और इनका फॉरेंसिक ऑडिट कराएं। तो ये जो हुक्मरान तीनों पार्टियों के हुकूमतें रही हैं वो उनकी हरकतें भी सामने आएंगी। फ्रॉड और धोखाधड़ी से हुआ था, इनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालें, इनके टैक्स के मामलात खोलें। मैं पाकिस्तानी ओनर्स की बात कर रहा हूँ। अब शाहिद साहब, यहाँ सवाल ये पैदा होता है, सुलेमान शहबाज साहब जो शहबाज शरीफ साहब के बेटे हैं, वज़ीर आज़म के बेटे का नाम क्या ECL में डलेगा? जहांगीर तरीन साहब जिन्होंने पुरानी हुकूमत बनवाई, क्या हुकूमत ये जुर्रत कर सकती थी कि उनका नाम ECL में डाल दे? या नदीम बाबर साहब का, या आगे और चलें तो और रज़ाक दाऊद साहब का नाम है, मंशा ग्रुप का उसमें नाम है, मियाँ मंशा का नाम क्या ECL में डाल दिया जाएगा? नहीं, उन्होंने कर्जे भी माफ़ कराए, इसीलिए मैं कह रहा था। खैर, तो अब मैं उसका जवाब आपको दे रहा हूँ। यही तो खेल है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इस वक्त जो पाकिस्तान में मईशत की संगीन सूरत हाल है, ख़तरात थे। देखिए, जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म ने ये कहा कि 15,000 अरब रुपया FBR वसूल कम कर रहा है, इस तरह से उनके अल्फाज है, मेरे तो नहीं है। नहीं, अभी वज़ीर आपके ख़जाना ने ये कहा कि 6,000 अरब रुपए की टैक्सों की चोरी हो रही है। हमें ये भी पता है कि ये जो 3 साल का आप एग्रीमेंट कर रहे हैं, 37 महीने का, इसमें 3 साल तक अवाम की तकालीफ रहेंगी, मईशत कमज़ोर रहेगी। हमें ये भी पता है कि 2027 के बाद जब ये प्रोग्राम ख़त्म होगा, हम अगले प्रोग्राम में जाएंगे जो कि खुदकशी होगी। हमें ये भी पता है कि 26 मिलियन लोग स्कूल नहीं जा रहे। हमें ये भी पता है कि तालीम और सेहत का बजट हमने कम किया है। हमें ये भी पता है कि बजट खसारा बहुत ज़्यादा है। हमें ये भी पता है कि पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट के हकीकी ख़तरात मौजूद हैं। इन तमाम चीज़ों को ठीक करने से अशराफिया के मुफादात मुतासर हो रहे थे, तो अचानक ये एकदम उछाल दिया जनाब ये मसला। भाई, ज़्यादा से ज़्यादा आपको चंद सौ अरब मिलेंगे अगर मिले, लेकिन अगर आप 15,000 अरब रुपए की टैक्सों की चोरी पर प्रेशर डालें, देखिए इस तादाद से कम वसूल हो रही है, प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, तो उससे जो फ़ायदा होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन उससे ताजरों का, सनतकारों के मुफादात मुतासर होंगे। ये लड़ाई थी असल में जो उसके हमारे बिजली पैदा करने वाले और टेक्सटाइल सेक्टर की लड़ाई थी। पहले वो खामोश रहे, अब वो कूदे, तो सियासतदान क्यों कूद रहे हैं? उनको तो ये मुतालबा करना चाहिए कि 15,000 की जो आप कह रहे हैं कम वसूली है, वो वसूल करें तो बिजली के नर्ख भी कम हो जाएंगे, तालीम का बजट भी कम हो जाएगा। लेकिन जो ताकतवर तबके उनको डोनेशन देते हैं, उनके मुफादात मुतासर हो रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि IPPs के बजाय ये क्यों नहीं करें? ये क्यों नहीं कह रहे कि 26 मिलियन बच्चे क्या 2080 तक स्कूल नहीं जाएंगे अगर आप टैक्स वसूल नहीं करते? अगर आप तालीम का बजट कम रखते हैं, जो कि ये रख रहे हैं, जो आइन की खिलाफ वर्जी है 25A की, सुप्रीम कोर्ट भी खामोश है 25A पर। तो सवाल ये है कि ये मामला एकदम इसलिए भी उठा ना कि अचानक से जब बिजली बहुत ही महंगी हो गई, लोगों के बिल्स डबल होना शुरू हो गए, हर एक आम आदमी पर ये असर पड़ने लगा उसका, तो एक तरह लोग बिलबिला उठे हैं। फिर जाहिर है कि लोगों का एक रिएक्शन सामने आया है। नहीं, लोगों का नहीं आया जनाब। 2018 में इमरान खान ने ये कहा था कि तबाही बर्बादी है, मैं 800 अरब रुपए कम करके दिखाऊंगा। निगरान हुकूमत के दौर में आपने के प्रोग्राम में बात हुई थी कि आर्मी चीफ ने कहा है कि ये बिजली की चोरी रोकें, ये बिलों की अदायगी रोकें। बहुत संगीन मसला था, आर्मी चीफ ने इंटरवीन किया था, आपको याद होगा। लेकिन उस वक्त भी ये निगरान वज़ीर तिजारत और ये सियासतदान सामने नहीं आए। ये आए इस वक्त अशराफिया की लड़ाई थी। अब खतरा ये था कि मईशत को जो खतरा है, तबाही बर्बादी है, न्यू ग्रेड में चल रहा है, तो कहीं आवाम के ऊपर ये जो मालदार तबका है उनके ऊपर टैक्स। चलें शाहिद साहब, ये मसला है असल, उस पर तो आपने बड़ी वजाहत के साथ रोशनी भी डाल दी। अब ये इस मसले का हल है क्या? अभी हुकूमत के पास अब ऑप्शंस क्या हैं? करना क्या चाहिए हुकूमत को अब इस मसले पर काबू पाने के लिए? देखिए, पहली तो बात ये थी कि अगर आप ये कहते हैं कोर्ट में जाएं तो बात खत्म, कोर्ट कुछ नहीं कर सकती। अगर आप ये कहते हैं इनके मामला इनके साथ खोलें, तो बेशतर एक्सपायर हो चुके हैं, खोल के करेंगे। आप फॉरेंसिक ऑडिट कराएं, सारे एक्सपोज होंगे। और अगर ECL पे नाम नहीं डाल सकते तो फिर लेकिन शायद साहब कई मुआहदे भी ऐसे भी हैं जो कि 2014 में हुए, वो 2031 तक हुए, 31 साल के। फिर वो 2018 के बाद जो मुआहदे हुए हैं उनकी मियाद तो 2057 में भी जाके, कुछ ऐसे भी हैं जो 2057 में जाके आज से 33 साल के बाद खत्म होंगे। तो फिर ऐसे भी तो मुआहदे पिछली हुकूमतें करके गई हैं।
मैं आपके नाज़रीन को यही बताना चाह रहा हूँ कि बड़े जो घपले थे वो थे जो कि 1994 में हुए थे। अच्छा। अब जो सीपेक के साथ हुए हैं, जो हुकूमत ने किए, मुझे बताइए, हुकूमत का 45% शेयर है। अब आप अगर वो हुकूमत कम करेगी तो बजट खसारा बढ़ जाएगा। 45% तो हुकूमत का शेयर है और उसका सीपेक का शेयर है। किससे कराना चाह रहे हैं आप, मुझे बताइए तो सही ना। उनके तो अलग करके बताएं कि कितना बचता है आपका। असल जो है, हुकूमत अगर 45% शेयर के साथ उसको करती है तो फिर उनका बजट खसारा बढ़ जाएगा, आवाम पे फिर आ जाएगा। मसले का हल वही है कि आप टैक्सों की चोरी और शाना अखराजात का जो है को पकड़ें। ये बिजली के बिल तो खुद ब खुद कम हो जाएंगे। इससे नहीं, ये मसले को पसे पुश डाल रहे हैं कि कहीं अब लेकिन मसला शायद साहब सिर्फ ये जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं इसका तो नहीं है, जो लाइन लॉसेज जो कि अब 12-13-1400 अरब को क्रॉस कर गए हैं, फिर इसके अलावा जो सर्कुलर डेट मुस्तकिल बढ़ता जा रहा है, ये भी तो एक पावर सेक्टर को एक बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। जी, मैं आपसे वही अर्ज कर रहा था कि मैं आपको फिगर, आप तो इस बारे में आपको बड़ी फिगर दे देता हूँ। ये 15,000 अरब तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है सिर्फ FBR का। उन्होंने सूबाओं के दूसरे बात नहीं की है। वो फिगर बनती है 22,000 अरब रुपया। नंबर 1, कौमी बचतें, जो मुल्क की बचतें जो माजी में आप ले रहे थे, उससे 12,000 अरब रुपया आपने इस साल कम लिया है। मुल्क की सरमायाकारी इस साल 10,000 अरब रुपये कम हुई है। 10,000 अरब रुपये, 12,000 अरब रुपये, 22,000 अरब रुपये, उन सब की बात करने के बजाय चंद सौ अरब का ही पकड़ के बैठ गए। ये एक साजिश हो रही है। अच्छा। मैं इनको पकड़े, मैं इनको नहीं कर रहा, लेकिन ये असल जो खतरा है आपका, जिससे पाकिस्तान की सालमियत को खतरा है, तो ये आप मईशत की बात कर रहे हैं, तिजारती खसारे का क्या होगा? अरे भाई, ये जो 2080 तक बच्चे स्कूल ले जा रहे हैं, इसका क्या होगा? इसको आप उछालेंगे तो फिर टैक्सों का मामला आएगा। ये चाहते हैं कि ये 26 मिलियन बच्चे, 10.5 करोड़ गरीब आवाम, ये सारे मसले पीछे चले जाएं और ये एक चीज को उछाल लें। इससे किसको फायदा होगा? चंद 100 अरब रुपए से ज्यादा मिलने वाले नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मिले तो। अच्छा। असल मसला वही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, 6,000 अरब रुपया इस साल तीनों पार्टियों ने तालीम और सेहत में कम किए। तीनों ने जो कमिटमेंट किया था, तीनों को पकड़ लें। ठीक है, तीनों पार्टी सूबाई में हुकूमत है, 25 को पकड़ लें। चलिए, जिस मसले की निशानदेही आपने की है, इस पर हम कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में मजीद भी तफसील के साथ गुफ्तगू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, हमारे माशात हमारे साथ मौजूद है। एक के बाद वापस आएंगे तो और जो दीगर सेक्टर्स इस वक्त परेशानी में मुब्तला हैं, कुछ उनकी भी बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। ज़रई अजनास पर हुकूमत की जानिब से विद होल्डिंग टैक्स लगाया गया, जिस पर ताजर इस वक्त भरपूर तरीके से अपना रद्द-ए-अमल दे रहे हैं और इस टैक्स की मजम्मत कर रहे हैं, इसको हटाने के मुतालबात कर रहे हैं। शटर डाउन हड़ताल की जा रही है, बड़ी मार्केट्स बंद हैं, जिसकी वजह से आगे के मामलात भी मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं। अब ये कब तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा? अभी तक क्या मुज़ाकरात पर कोई पेशरफ्त हुई है, कोई बातचीत हुकूमत से इस सिलसिले में ताजिर बरदरी की हुई है या नहीं? इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। अब्दुर्रऊफ इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन है कराची होलसेल ग्रोसर एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रऊफ साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये जो विदहोल्डिंग टैक्स आप लोगों पर आयद हुआ है, ये इससे मजीद क्या मुश्किलात आपकी बढ़ गई हैं? ये कितने फीसद है? और अब इसके नतीजे में जो एहतजाज आप लोग कर रहे हैं, इसकी क्या मुद्दत होगी, कब तक करते रहेंगे? देखिए, ये 2 तारीख तक है, 31 जुलाई से 2 तारीख, मतलब कल तक है। ये हड़ताल कल तक की है, लेकिन इसमें एक बड़ी चेंजिंग आ रही है कि ये आप देख लें कि पंजाब के 17 शहर बंद हैं, हैदराबाद के सिंध जोन के 8 बंद हैं, कोयटा बंद है, पिशावर बंद है, पूरे पंजाब में हैदराबाद टोटल बंद है। मुझे एक सवाल का जवाब दे दे कोई भी, अगर ये पर्सन सुन रहे हो गवर्नमेंट हुकाम, कि जब आप एसेंशियल आइटम पे, बेसिक खुराक के, आप उसके ऊपर विद होल्डिंग टैक्स लगाना चाहते हैं, तो मुझे आप बताएं कि पहले ही ऑलरेडी इनकम टैक्स 3.5% अदा करते हैं, सेल टैक्स अदा करते हैं, और ये बताएं कि प्रोविजनल टैक्स भी देते हैं। अब आप इसके ऊपर विद होल्डिंग टैक्स फिर लगा रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, विद होल्डिंग एजेंट हमें क्यों बना रहे हैं? कितने फीसद लगाया अब्दुर्रऊफ साहब? ये 2.5% है उसपे, दालों पे। और अगर वो NIC नहीं देगा या डॉक्यूमेंट नहीं देगा तो 2.5% है। अच्छा। और डॉक्यूमेंट देगा तो फिर 0.5%। और इस 2.5% से दालों की कीमतों में फी किलो कितना फर्क आ जाएगा? देखिए, इसको आगे चलना पड़ेगा ना। अच्छा। आप समझें, ये तो 8% टैक्सेस हो गए, ठीक है, और क्लियरिंग चार्जेस ये वो फिर जाएगा। दाल मिल पे रॉ मटेरियल आता है ना सर, ये रॉ मटेरियल जाता है दाल मिलों पे भी 3.5% टैक्स लगा दिया गया विद होल्डिंग टैक्स। और फिर जाए होलसेल में फिर 2.5%। एक ही चेन को आप दोबारा किस तरह टैक्सेस वसूल करेंगे?
एक ही बात क्या हुई, क्या पाकिस्तान है या दुनिया में कोई ऐसी कंट्री है कि एक टैक्स 4 जगह वसूल किया जाए? एक ही क्या टूल प्लाजा बना हुआ है क्या ये? तो अब्दुल रऊफ साहब, ये कीमतों में जो एक आम सारिफ है उसके लिए कितना फर्क पड़ेगा, कितना असर होगा, कितनी बढ़ जाएगी कीमत? मैं आपको बताऊं कि आप समझ लें कि कोई चीज 500 रुपए किलो होगी दाल, तो वो 560 रुपए किलो हो जाएगी। अच्छा। और अगर रिटेल पे जाएगी तो 660 हो जाएगी। अच्छा। अब मैं आपको बताऊं कि ये महंगाई, खुश्क दूध वो भी बच्चों की पहुंच से दूर हो गया, उसके ऊपर ड्यूटी 37% से बढ़ा के 87% कर दी गई। अच्छा। अब बच्चों को भी नहीं छोड़े, दाल चावल आटा चीनी ये बेसिक खुराक है। मुझे ये बताएं कि ये लम्हा फिक्रिया नहीं है कि हमने ये वजीर खजाना आए हुए थे चेंबर ऑफ कॉमर्स में और वजीर मुमलिकत भी आए हुए थे। अब वो चेंबर ऑफ कॉमर्स का एक वतीरा बन गया है कि वो मैं ना मानूं और स्टेक होल्डर को शामिल नहीं करते। अच्छा। ऊपर से सब्ज बाग दिखाते हैं जिससे मसाइल नहीं हल हो सकते। अच्छा। तो उसमें आप लोग की नुमाइंदगी नहीं रही, उस मीटिंग में आप लोगों को नहीं बुलाया गया? सर आप बताएं कि मैं लीड कर रहा हूँ तकरीबन सारे शहर, तो मुझे बताएं, मुझे बुलाने का उन्होंने मना कर दिया, हमें नहीं मिलना आपसे। अच्छा। तो ये तो आलम है, ये तो संजीदगी का आलम है। जुबैर मोती वाला जो BMGN के चेयरमैन है, और ये देखें कि उसके हारिस अगर जो VP थे साबिका, वो एक अलग बात करते। मैंने कहा तुझे कोई काम आता है भाई? काम आने वाले को लाओ, स्टेक होल्डरों को लाओ, जब जाके ही आपको पता चलेगा। अब उनके साथ गवर्नमेंट महकमे होते हैं, अब वो TDEP का चेयरमैन, KLAC का डायरेक्टर, जाहिर सी बात है वो गवर्नमेंट की बात करेगा, कोई अवामी मसाइल हल नहीं करवा सकते ये। बिल्कुल। तो इसका मतलब अब आप लोग की बराह रास्त कोई अप्रोच नहीं है अपना मौक़िफ़ हुकूमत तक पहुंचाने के लिए? अब जाहिर हमारे नहीं, ये अप्रोच कहाँ से आएगी? अगर हम करते हैं तो वो बोलते हैं हमें मिलना ही नहीं है, तो उसका हल क्या निकलेगा? हम फेडरेशन को बात कर रहे हैं और हम ये भी चाह रहे हैं कि हड़ताल ये पाकिस्तान मुस्तमिल नहीं है इन हड़तालों। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। हम कहते हैं कि ये फ्लोर मिल वालों पे भी विथ होल्डिंग टैक्स खत्म कराया गया था, वो उन्होंने चेंबर ने कोई दाद नहीं दी थी। ठीक है। अच्छा, पेट्रोलियम आइटम पे जो उनका टैक्सेस था, उनका कमीशन, उसको बढ़ाया गया, तो उसके ऊपर भी इम्प्लीमेंट हो गया। तो मुझे बताएं कि एसेंशियल आइटम पे क्यों नहीं? बिल्कुल सही। चलें, हम उम्मीद ये करते हैं कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपकी आवाज़ हुक्काम बाला तक पहुंचे और वहां से फिर आप लोग अपने मौक़िफ़, अपना मुतालबात आप उनके सामने रख सकें। बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब हमारे साथ थे, चेयरमैन है कराची होलसेल ग्रोसर एसोसिएशन की गुफ्तगू आपने उनकी सुनी। इसके साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।